सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। चलो बेटा, थैंक यू बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज मैं चाह रहा हूँ कि आज एक ईयर स्टार्ट कर लें पेपर 2 का। ठीक है जी। आज एक ईयर स्टार्ट कर लेते हैं पेपर 2 का। ठीक है सर, बस एक मिनट डाउन। जूबिया मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा ईयर करेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, हमारे पास 2025 का फरवरी मार्च है, ये हमने कर लिया था, ठीक है। ये हमने 2025 का फरवरी मार्च पेपर 22 कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं 2022 पे, 24 पे। या आ गया 24। या आ गया समर करते वेरिएंट 22। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटे में हमें करना है तकरीबन, ठीक है। बताइए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में पीरियोडिक टेबल खोलेंगे और देख के बताएंगे मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर क्या है। 12। बेटा यहाँ कोई भी क्लास में है ना, उसे एंटर कर लेना क्लास में, ठीक है। जी सर। अच्छा, आपने जो है वो कहा 12, तो भाई आपने यहाँ 12 लिख लिया, ठीक है। बताइए एल्युमिनियम का कितना होगा। 13। एल्युमिनियम का 13 होगा। सर कौन सा पेपर कर रहे हैं? मेरा बेटा इस वक्त हम कर रहे हैं 2024 मई जून वेरिएंट ओके 22। 2024 मई जून। खोल लिया बेटे। जी। ठीक है जी। चलिए जी, पहला क्वेश्चन हम आ गए यहाँ पे। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 10। 10। अच्छा, 12 ही होंगे क्या, इसमें +2 चार्ज नहीं है। सर माइनस हो जाएंगे ना, -2 हो जाएगा। अच्छा, अगर अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, तो -2 के आपने 10 आंसर आ गया आपके पास। बताइए एल्युमिनियम का क्या होगा फिर। 11। 10 11। इसमें भी 3 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। बोले यहाँ तक बात समझ आ गई है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द आयनिक रेडियस ऑफ Al3+ कंपेयर टू मैग्नीशियम 2+। बताइए क्या सर लिखेंगे। सर एक थोड़ा सा मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही। 27 - 13 करेंगे ना इलेक्ट्रॉन के लिए। नहीं, प्रोटॉन नंबर में से चार्ज माइनस करते हैं ना। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे पहले। हाँ ना, प्रोटॉन नंबर माइनस करते हैं। ओके सर। चलो बताओ, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द आयनिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 3+ एंड मैग्नीशियम 2+। सर एल्युमिनियम 3+ का छोटा होगा Mg2+। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए ना तो पहले मार्क्स देखा करें और उसके बाद डिसाइड किया करिए कि हमने क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। एक तो इन दोनों का शेल बराबर है, शील्डिंग बराबर है, एक तो ये हो ही जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम का ज्यादा है।
एल्युमिनियम में प्रोटॉन ज्यादा है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर साइज फ्रैक्शन ज्यादा है। साइज भी छोटा है ना। यस सर। एल्यूमिनियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। चलिए अब इसको लिखना शुरू करते हैं। Al3 plus has smaller ionic radius than magnesium 2 plus। एक नंबर हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? स्मॉलर आयनिक रेडियस हो गया। न्यूक्लियर चार्ज, एल्यूमिनियम 3 प्लस हैज more nuclear charge, more nuclear attraction, after removing 3 electrons। सही लिखना जरूरी है आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मैग्नीशियम मेटल की बात नहीं कर रहे हैं ना, एल्युमिनियम आयंस की बात कर रहे हैं ना। आयन का तो और ज्यादा होता है मैग्नीशियम से ना। जी जी। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे शील्डिंग का। सेम शेल सेम शील्डिंग। एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस हैव सेम शेल सर लेकिन मतलब डिफरेंस पूछा हुआ है ना, ये तो सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में। नहीं बेटा, ये भी एक फैक्टर होता है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है, ये भी एक फैक्टर होता है, तो इसको लिखना जरूरी है। मेरा बच्चा सोडियम की मेटालिक बॉन्डिंग पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे कोई भी हो, आपने ऐसे बनाना है। ये इसका डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। 4 बना दें, 4 5 बना दें। ये आ गया, फिर एक लेयर आपने और बना दी, एक लेयर और बना दी आपने। ये बना दिया आपने, ये आपका पूरा मेटालिक बॉन्डिंग आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो लेबलिंग भी कर दें इसकी। पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ए पॉजिटिव आयन, ये क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए बेटा, अब आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, नीचे पीरियड 3 के एलिमेंट है और वाई एक्सिस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। बताइए सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट क्यों है? कितने मार्क का क्वेश्चन है? सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट सर। जायंट लैटिस। जाइंट आंसर आपका सही लग रहा है मुझे, जाइंट, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लिखेंगे सिलिकॉन हैज जाइंट कोवेलेंट structure, so more energy। ये लाजमी लिखना होगा बेटा, more energy is required to overcome
this attraction to melt. सर आप इसकी पीडीएफ बुक पे शेयर करेंगे? बेटा इंशाल्लाह मैं इसका ड्राइव बनाई हुई उसमें मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन बेटा टेक्निकल चीजें सुनना जरूरी होंगी। अच्छा आगे आइए, कंप्लीट 1.2 शो द वेरिएशन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन। अच्छा अब ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये P4 है, ये S8 है, ये क्लोरीन जो है 2 है। बताइए इन तीनों में से किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? सल्फर। सल्फर के। तो ये सल्फर थोड़ा ऊपर होगा, फिर फास्फोरस ऊपर होगा, फिर क्लोरीन नीचे होगा। यानी 15 4s 60, 16 8s 128, 2 multiplied by 35 70, या 35.5 कर 35 17 सॉरी 17 2s 34। चलो बेटा अगले पे आ जाओ। सर आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा लेट अपडेट हो रही है। क्या कह रहे हो? मतलब जो आपकी स्क्रीन है ना जिस पे आप सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत देर में वो सॉल्व होके लिख के आ रहा है। अब सही आ रहा है देखो? नहीं सर अभी वो ऊपर ही अटका हुआ है ग्राफ पे। बेटा सबके साथ ऐसे ही हो रहा है? जुबिया आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सही? जी सर। सर वो रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए इसके पास लैग कर रही है। नहीं रिकॉर्ड तो मेरे पास हो रही है, उसके पास थोड़ी हो रही है। अच्छा अच्छा सर चलो कोई बात नहीं यार। 2 period 3 element react with an excess of oxygen room temperature। अब ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड स्टेट ऑफ ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताइए सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड। ग्रुप वन के जितने ऑक्साइड है वो सॉलिड है। बताइए सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा? गैस। गैस। SO2 हो सकता है गैस। बताइए सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे NaOH बनेगा? 11 इसकी पीएच आप कुछ भी लिख 12 to लें, 14 12 to 14 12 to 14। इसकी पीएच आप 13 लिखे 14 लिखे सब सही है। बताएं SO3 लिखे, अगर आपने SO3 अगर SO3 लिखा तो H2SO4 बनेगा। इसकी सर 1 पीएच और 2 3 लिख लेंगे। क्या कह रहे हो यार? मैं कह रहा था 1 और 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 लिख लेंगे ज्यादा सही है, 2 लिख लें। सर रेंज दे सकते हैं या फिर बस एक वैल्यू लिखनी है? एक वैल्यू लिखनी होती है बेटा, एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में रेंज देगा कि ओके अगर सर 1 से 3 तक के लिखा है तो H2SO4 करेक्ट है, अगर 11 से लेके 14 तक लिखा है तो NaOH सही है। चलो अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन मेड इन कॉलम 3 ऑफ टेबल 1.2 आर मिक्स्ड टुगेदर, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर। एसिड बेस। सर एसिड बेस अच्छा अच्छा ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कॉलम 3 को कह रहे हैं, ठीक है, यानी H2SO4 प्लस 2 NaOH। कौन सा रिएक्शन होगा ये? एसिड एंड बेस, एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
अब अगला है राइट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन P4O10 एंड एक्सेस ऑफ वाटर। ये देखो बेटा, क्या बेटा बोलो? फॉस्फोरिक एसिड बनेगा सर उसमें। फॉस्फोरस एसिड नहीं, फॉस्फोरिक बनेगा। अगर ऑक्सीजन कम होंगे तो रस, वरना रिक। पानी के साथ रिएक्ट करना है। सर ये इनऑर्गेनिक था ना? हाँ बेटा, इनऑर्गेनिक, H3PO4। बताइए, राइट पे 4 फॉस्फोरस हैं, लिहाजा मैंने यहाँ 4 लिखा। जैसे 4 लिखा, हाइड्रोजन 12 हो गए, 6 लिख दिया, बैलेंस्ड। अगला है व्हाट इज मेंट बाय एम्फोटेरिक। ठीक है, सर shows both properties of acid and base. Substance that can react with both acid and base. बिल्कुल सही है, रिएक्ट विथ एसिड सर एंड shows both properties बेस। गलत होगा क्या? क्या? shows both properties गलत होगा क्या? अगर दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये भी सही है, लेकिन ज्यादा ये अच्छा है, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। ठीक है, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। ठीक है, अगला राइट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन दैट अकर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ NaOH। ये मैंने आपको बताया था कि ये बेरिलियम के साथ भी होगा। ऐसा हो नहीं सकता ये मैंने इक्वेशन ना लिखाई हो। याद है आपको, मैंने बताया था ना आलू 2, तो ना आलू 2 भी सही है या ना आलू 4 भी सही है, ये दोनों सही हैं। सर इसमें वो ये होगा force कि जब आएगा जब वो hot होगा NaOH। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना आलू 2 भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। इसमें ये बेरिलियम के साथ भी यही बनेगी। चलिए, अब आपको ये रिएक्शन दे रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि आपको लेबल करनी है एंथैल्पी डायग्राम, यानी ये रिएक्ट कर रहा है ये, और ये बन रहा है। बताइए, प्लस है माइनस है? Plus acid. प्लस है, इसका मतलब है प्रोडक्ट एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एनर्जी। सही है, तो प्रोडक्ट ऊपर होगा। प्रोडक्ट में क्या लिखा है? NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे? ये आएगा यूं, रिएक्टेंट टू मैक्सिमम इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, प्लस में यहां से यहां तक की एनर्जी डेल्टा H, ऊपर है तो प्लस में। बोले, बात समझ आ गई बेटे? जी सर। अच्छा जी, अब अगला कह रहे हैं कि आपके पास ये पूरी इसने डेटा दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि पॉलीस्टाइरीन कप लें, इसके अंदर आपने डालना है HCl 50 cm3, 2 मोल पर dm3 HCl। T1 है 19.6। डू नॉट कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। इसमें आपने सोडियम कार्बोनेट डाला है 0.4 मोल। सर 0.04 मोल्स हैं। 0.04 मोल है मेरा बच्चा, सॉरी, 0.04 मोल है।
बताइए ऑब्जर्वेशन क्या नजर आएगी आपको? Sure, सर fizzing. क्या बोल रहे सर वो CO2 CO2 फिजिंग। फिजिंग आएगी। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिजिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप। हाँ यस सर, हम लोग फिजिंग F7 लिखेंगे या फिर फिजिंग लिखेंगे? एक ही बात है। एफरवेसेंस स्टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन किलोजूल पर मोल। सही है। चलिए स्टेप 1, स्टेप 1 है बेटे, फाइंड क्यू। फाइंड क्यू। अब क्या करेंगे बेटा? सर फॉर्मूला यूज करेंगे MC डेल्टा बिल्कुल, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। कितना मास डाला है? 50। C की वैल्यू 4.18। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था? 19.6, 26। वार्षला बेटा सर आप yearly करवा रहे हैं? जी बेटा ईयरली करा रहा हूँ। 26.2 माइनस 19.6। 6.6 होगा सर। अच्छा ठीक है बेटे, क्या आंसर आ रहा है? 1379.4 1379.4 जूल। अब अगला स्टेप करेंगे, स्टेप 2, कन्वर्ट joules to kilojoules. जूल्स टू किलो जूल। अगला है जूल टू किलो जूल। आपके पास है 1379.4 डिवाइडेड बाय 1000। आपके पास आ जाएगा 3794 किलो जूल। किलो जूल आ गया आपके पास बेटे। अब आपके पास है स्टेप 3। अब स्टेप 3, बताइए किसकी एंथैल्पी निकालनी है बेटा? सर रिएक्शन 1 की। बताइए किसके मोल लिमिटिंग, आपको पहले लिमिटिंग निकालने पड़ेंगे, ठीक है? यहां निकालेंगे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट। HCl के मोल निकालेंगे बेटा, पहले HCl के मोल। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल ऑफ HCl, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1000। कितना आ रहा है बेटा? 0.1 0.1। अच्छा 0.1 मोल आ रहा है, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट के मोल निकालने हैं। निकाले हुए दिए हुए सर ये 50 को मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? बेटा मोल निकालने के लिए ना, कंसंट्रेशन 2 है ना इसकी, कितनी है? ओके सर सही है, ठीक है। अब बताओ किसके कौन लिमिटिंग निकल रहा है? HCl HCl लिमिटिंग निकल रहा है। नहीं Na2CO3 निकल रहा है ना लिमिटिंग। Na2CO3 बेटा 0.4 बेटा तुम देखो मार्किंग स्कीम देखोगे ना, उसमें ये स्टेप लिखा नहीं होता, लेकिन बहुत से ईयर ऐसे हैं जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कुछ और होगा। अगर यहाँ HCl होता ना और तुमने
सोडियम कार्बोनेट से क्या होता तो गलत आंसर आता बेटा। डेल्टा H इज इक्वल टू Q/N। क्यू निकाला तुमने 1.3794, N है 0.04। बोलो कितना आंसर आ रहा है? 34.485। 34.5 किलो जूल पर मोल। बताइए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा है? Increase हुआ। इंक्रीज हुआ इंक्रीज हो रहा है, तो -34.5 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन अक्कर व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अच्छा जी, आपको सारा डेटा ऊपर गिवन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको मैं नीचे करता हूं, ठीक है। 2NaHCO3 give Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हाइड्रोजन कार्बोनेट को करा तो रिएक्शन 2 आ रहा है, NaCl और पानी कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कितने निकलेंगे? एक में एक निकल रहा है, ठीक है। यहां 2 हैं तो H1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 Na है ना, 2 Na। इसमें देखें, इसमें Na2CO3 एक ही है और एक ही NaCl बन रहा है, इसका नाम है H2 और यह है H3। बताओ बेटा रिजल्टेंट कौन सा होगा? H1। H1 is resultant. So H1 is resultant. So 2H1 is equal to H2 प्लस H। मेरे ख्याल में गलत आंसर बताया आपने, नहीं सही है, सही है, सही है। 2H1 is equal to H2 प्लस H3 का सही है मेरा, बिल्कुल सही है। बोलो H1 की वैल्यू कितनी है? सर -34.5। सर जी बेटा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल H1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली और एग्जाम में हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो हम वो जो क्वेश्चन में सेकंड वैल्यू गिवन होती है हम वाली यूज कर सकते हैं कि अगर बिल्कुल आपकी ऊपर वाली बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भी करेंगे तो ECF मिल जाएगा आपको। ओके सर। अच्छा, ये इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर H1 निकाली ना अभी। सर ऊपर निकालिए। अच्छा हाँ, निकाल लिया आपने, ठीक है। -34.5। H2 कितना है? सर 27.2। 27.2 और H3 निकालना है X। निकालो बेटा, क्या आएगा? बेटा कर रहे हैं सर आप, बताएं। -96.2 आ रहा है। -96.2। जी अच्छा, सर। 2H1 आपने यहाँ कर दिया, ठीक है। 2H1 आपने ये कर दिया। H1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? अच्छा इसको कर लेते हैं, ठीक है। 2 5 10 कैरी किया, 2 9, 2 3 6, ये माइनस में -27.2 कितना आ रहा है? -96.2। -96.2। समझ नहीं आ रहा।
सर 34.5 राउंडेड वो है 34.5 राउंड ऑफ किया है, जी। तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये जो आपने 34.5 बताया है, ये तो सोडियम कार्बोनेट का निकाला है आपने ना, डेटा गलत बताया है बेटा, आपने डेटा गलत बताया है, दोबारा देखें। मैंने H1 जो लिया है ना, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का लिया है, यानी 27.2, 2 टाइम 27.2, और H2 की जो वैल्यू आई है वो आई है -34.5 प्लस x। अब बताओ बेटा, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, एक कैरी 54.5 प्लस 34.5। अब बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? 88.9। 88.9। मेरा आंसर तो यही आ रहा है, 88.9। आप में से कोई मार्किंग स्कीम देख के बताएगा यही आंसर है? एक मिनट सर। एटी 88.9 आंसर चेक करिएगा, क्योंकि अगला है Z इज अ सॉल्ट दैट कंटेन्स अ पीरियड 4 एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 व्हेन Z इज हीटेड ब्राउन गैस फॉर्म। डेफिनेटली ब्राउन गैस किसके आ सकते हैं? नाइट NO2 के आ सकते हैं ना। ब्राउन फ्यूम कार्सिनोजेनिक होते हैं, NO2 के आते 2 NO2 आधा ऑक्सीजन, याद आया? यस सर। Z is a salt that contain a period 4 element। देखो पीरियड 4 में कौन सा एलिमेंट है चेक करना, नाइट्रोजन है। सर कैल्शियम है। क्या है पीरियड 4 में? कैल्शियम है सर, पीरियड ग्रुप 2। तो ग्रुप 4, सर पीरियड 4 ग्रुप 2। अच्छा ग्रुप 2 पीरियड 4, तो डेफिनेटली कैल्शियम हुआ। तो इसका मतलब है ये कैल्शियम नाइट्रेट है। हाँ बेटा सर आंसर यही है। ठीक है बेटा, 88.9। जी सर। इसको हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड, 2 NO2 और आधा ऑक्सीजन, गैस गैस सॉलिड। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा 2 पॉइंट लिखने होते हैं, मैंने हमेशा बोला है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बताइए अगला पॉइंट क्या होगा? आप में से किसी को मालूम होगा? It happens only in closed systems where the reaction is never ending. क्लोज सिस्टम इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लोज। लेकिन उसने तो रिक्वायरमेंट नहीं पूछी, उसने पूछा डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। याद रख लेना, It is never ending. सर नहीं, concentration of reactant and product remain constant। कांस्टेंट लिखना, सेम मत लिखना, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। एक पॉइंट ये लिखकर, सर एक मिनट क्वेश्चन बता दें। क्या बेटा? ऊपर वाली क्वेश्चन। क्या बोलो बेटा, क्या कह रही है? सर आपने पार्ट सी के क्वेश्चन लिखते हो दिखा दें। पार्ट सी की क्वेश्चन मैंने क्या लिखी, ये लिखी है बेटा, क्या गलत लिखी है? नहीं सही सर, ये सही है। ठीक है। अच्छा जी, अगला है, आपको एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, ली चैटलियर प्रिंसिपल पूछ रहा है आपको। अगले क्वेश्चन में ली चैटलियर प्रिंसिपल पूछ रहा है, बताइए डिड्यूस द चेन दैट अकर इफ एनी इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर आफ्टर केसीएन डिसाइडेड। आपने केसीएन को ऐड किया है,
बताइए कौन सा कलर इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा? लेसर मोल्स की तरफ। तो रेड कलर आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, रेड। मोर डार्क रेड कलर। अच्छा अब बताइए, डिक्रीज होगा सर। सर KCN से होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। जैसे तुम डालोगे ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। सर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हमें याद करके आना होगा या फिर सवाल में लिखा हुआ होगा? क्वेश्चन में लिखा है ना ऊपर, ये देखो, तुमने पढ़ा नहीं ना, ये देखो क्या लिखा है। सर वो स्क्रीन नहीं आ रही ना, इसलिए मुझसे वो मुझे अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा है कि अच्छा, सॉरी। अब तुमने क्या करा, इसके अंदर ना केसीएन डाल दिया है। अयान मेरे बेटे, केसीएन डाला है, ठीक है? ओके सर। केसीएन डाला है ना, तो केसीएन डालने की वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो गया। तो राइट पे कौन सा कलर है? रेड है। डार्क कलर हो जाएगा रेड का, ठीक है? ओके सर। बताइए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी Fe3+ की? सर डिक्रीज हो जाएगी। वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर लेगी, ठीक है? कंसंट्रेशन सर ऑफ, इतनी कम हो जाएगी? बेटा रिएक्टेंट की कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो KCN के साथ रिएक्ट कर लेगा, सर डिक्रीजेस। Kc की वैल्यू क्या होगी? नो इंक्रीज हो चेंज। नो जाएगी। चेंज, बिकॉज टेम्परेचर से होती है खाली Kc की वैल्यू। नो चेंज, रिमेन सेम। बेटा अब अगला क्वेश्चन आ रहा है Kc की कैलकुलेशन का, ठीक है? अब आपसे सवाल ये है कि बताइए आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है या इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है? इनिशियल कंसंट्रेशन दी है। अच्छा ठीक है, फिर आप इक्वेशन बनाएंगे इसके, ठीक है? इक्वेशन है, इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों दी है। दोनों दी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि टेबल बनाएंगे। इंशाल्लाह मेथड यूज करेंगे। ये आ जाएगा इनिशियल अमाउंट, फिर आ जाएगा चेंज, इनिशियल अमाउंट, चेंज, इक्विलिब्रियम अमाउंट। चलिए इधर x माइनस x, इधर प्लस x। Fe3 की कंसंट मोल है 5 × 10⁻⁻5। इसके भी 5 × 10⁻⁻5, प्रोडक्ट 0। इसके हैं 4.23 × 10⁻⁻4। बोलो बेटा x की वैल्यू यही आ जाएगी? यस सर। बोलो बेटा क्या आएगा माइनस करके? बोलो बेटा इन दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा? बेटा मेरी एक और क्लास भी है, मैं पूरा ईयर कराना चाहता हूँ कंप्लीट ना। सर -3.7 to the 10⁻⁻4 आ रहा है। माइनस में वैल्यू आ रही है। यस सर, -3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। क्या मैंने इक्वेशन सही उतारी है? ठीक है। कभी भी ऐसा हो ना, अगर प्लस में चाहते हो तो इसको इन्वर्ट कर दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो। लेकिन मैं वही लिखूंगा जो मेरा आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? बोलो माइनस 3.7 to 10⁻⁻4। 3.37 × 10⁻⁻4। नहीं सर, 3.7 है। 3.7 है मेरा बेटा, 3.7। इधर भी आ जाएगा 3.7 × 10⁻⁻4।
सर आपने क्या कहा था, वो नेगेटिव में आ रहा हो, वो क्या कर रहे हैं? आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दें और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दें तो प्लस में आ जाएगा। ओके। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं Fe3 प्लस -3.7 इंटू 10⁻⁻⁴, वॉल्यूम इसका है 25। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? बेटा इसका आंसर बता देना क्या आएगा। 0.0148 आ रहा है सर। 0.018 15 मोल पर डीएम क्यूब। इसका आ रहा है 4.23 माइनस में 4.23 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। बोलो बेटा क्या आएगा? सर 0.016 0.0169 69 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है बेटे, अब आपका फॉर्मूला है Kc इज इक्वल टू -0.015 डिवाइडेड बाय 0.0169। अब बोलो आंसर क्या आएगा बेटा? तो 0.0133 आ रहा है। 0.133 0.133। इतना कम आ रहा है। आप लोगों ने सही आंसर बोला है मुझे। सारे मोल लिखे थे, मोल में से मोल को माइनस कर दिया हमने। जी सर यही आंसर आ रहा है। अब मार्किंग स्कीम में देखिए क्या आंसर है। एक मिनट सर। सर इसमें तो 170 आ रहा है। 170 आ रहा है। 4.23 इंटू 10⁻⁻। आपने सब सही किया है। आपने ये लास्ट वाली वैल्यू चेक करें, सही है 0.0169। यस सर ये वाली तो सही। अगर ये वाली सही है तो फिर मार्किंग स्कीम में आंसर गलत है। फिर दोबारा चेक कर ले, मेरा मैं भी चेक कर लेता हूँ यार। मसला ये है कि 4.23 डिवाइडेड बाय 25 4.23। जरा मार्किंग स्कीम में चेक करो, उन्होंने यही किया है। सर उधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ FeSCN is equals to 1.0575 into 10⁻⁻⁵। सर क्वेश्चन में उसने कंसंट्रेशन दी हुई है FeSC। हो क्या सिली मिस्टेक की है। ये इसने कंसंट्रेशन दी हुई है। चलो बेटा अब इसके तो मोल निकाल नहीं सकते, इसका तो वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ ना, तो इसका मतलब है तुमने सब जगह कंसंट्रेशन लिखनी होगी। बोलो बात समझ आ रही है? या जी इसका सर। इसके मोल निकाल लो। ठीक है, ये रुको मैं करता हूं इसको, रुक जाओ। तुम इसके मोल निकालो, ठीक है। मोल ऑफ FeSCN 2+
कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। कंसंट्रेशन है इसकी 4.23 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका वॉल्यूम है 25 डिवाइडेड बाय 1000। शाबाश, बताओ बेटा कितना आ रहा है? मेरा बच्चा इसके बताना क्या आएगा? 0.0575 into 10⁻⁻⁵ क्या दोबारा कहना? 1.0575 575 इंटू 10⁻⁻⁵ -5 मोल। अब इससे माइनस करो बेटा। (1.0575 10⁻⁻⁵) 1.0575 इंटू 10⁻⁻⁵। करो माइनस बेटा, क्या आ रहा है? 3.9 multiplied by 10⁻⁻⁵. 3.94। देखो 3.94 आ रहा है सर एक सवाल है बेटा, बोलें। सर। इनिशियल अमाउंट में हमने डायरेक्ट मोल्स क्यों लिखे? हम लोग वो क्यों नहीं लिखते कंसंट्रेशन? क्योंकि FeSCN का तो हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना। आप वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें कंसंट्रेशन लिखनी होगी तो फिर हम लोग इसको पूरे को 25 से डिवाइड करेंगे या फिर इसका हाफ डिवाइड करेंगे? देखो 25 का मेरी बात सुन, इनिशियल अमाउंट का मतलब होता है मोल। तो मोल लिखो ना यार, एक फैसला कर लिया, खत्म। के बाद से स्टेप समझ नहीं आया ना, क्योंकि फाइनल आंसर कंसंट्रेशन में, फिर मोल को कंसंट्रेशन में कैसे करेंगे? फाइनल आंसर कहाँ से मोल में है? अभी देखो ना, मैंने मोल रखा, सारा मोल रखा, ठीक है, सब मोल रखा है मैंने, ये देखो सब मोल रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी मोल ही रखूंगा, ये देखो बेटा। इसकी कंसंट्रेशन निकाल देना बेटा। अयान ऐसे ही करेंगे जैसे मैं करा रहा हूँ, वैसा नहीं करना। सर समझ आ गया क्या कहना। समझ गए ना, ऐसे ही करना है। चलो बेटा शाबाश, बताओ इसका क्या आएगा? हमने वो मोल पर डीएम क्यूब को कन्वर्ट कर दिया मोल में। मोल पर डीएम क्यूब को करा है बेटा। तो जल्दी मुझे बता दो, मेरी एक और क्लास भी है बेटे। 4.23 exponent -4. क्या दोबारा बोलो, मुझे आवाज ही नहीं आई। 4.23 exponent -4. -4। इंशाल्लाह अब सही आंसर आ जाएगा बेटे। सर आपने FeSCN की मोल लिखे हैं सर। क्या चीज? सर आपकी स्क्रीन हो गई है। ओ हो, जल्दी का काम शैतान का है। 3.94 इंटू 10⁻⁻⁵। अब बोलिए क्या आएगा आंसर? 1.57 exponent -3. दोबारा बोलना, क्या कह रही हो? 57 exponent 1.5 into 10⁻⁻⁻3. 1.57 -3. -3। 1.57 exponent -3 multiply by 1.57 exponent -3 divided by 4.23 into 10⁻⁻⁴। अब बोलो क्या आंसर आ रहा है? सारी वैल्यूज उल्टी रखी हैं यार, ये नीचे आएगा वो ऊपर आएगा। चलो मेरा बेटा आंसर बताओ, इसका क्या आएगा? Sir, 169.44 आ रहा है। 169.44 44 170 में राउंड ऑफ 170 लिख लेते हैं।
170 की आवाज थी, 170 Yes, 170। sir. यूनिट लिखेंगे क्या? m ओवर mm कैंसिल हो गया, m इनवर्स यानी मोल इनवर्स dm3। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आ गई है? Yes, sir. सर एक दफा दिखा दो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट बेटा, ये आ गया, ये आ गया बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, आइए अब इसका सी पार्ट करते हैं। ठीक है, अब सी पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। तो आयरन होता है 26, पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 प्लस 3n। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले 2 s से निकालेंगे और 4 इससे निकालेंगे, तो कितने बचे इसके पास? बोलो बेटा, दो इससे निकाला, एक इससे निकाला ना, तो 5 आना सर चाहिए। 5 हो जाएगा। 5। तो भाई इसके ऊपर 5 आ जाएगा। सर हमेशा पहले S से निकालेंगे फिर D हम से निकालेंगे। हमेशा हमेशा फोर्थ शेल से निकालेंगे, फिर थर्ड से निकालेंगे। और ठीक है बेटे? yes, sir. अच्छा, अब आगे आ जाइए, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लिखना है FCN। ठीक है, बताइए कार्बन जो है, कार्बन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन है, सब चारों शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन आ गए। SCN होता है ना, SC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा होता है। ठीक है, तो कार्बन का 1 2 3 और नाइट्रोजन का क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सल्फर का ये गोल आ जाएगा। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस। ये सल्फर का गोल आ गया। अब सल्फर के कितने बाकी बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 इसके हो गए। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, सर सल्फर में कम नहीं होगा? आउटर मोस्ट में 6 होता है ना। 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, कार्बन के तो 4 हो गए, नाइट्रोजन के 5 और 3 4 5। अच्छा, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, Yes, sir. तो बेटा माइनस का चार्ज डला हुआ है ना, एक बाहर से आया है, Okay, sir. ये हमने माइनस का चार्ज डाल दिया। अब मे भी पॉसिबल कौन सा आया ये अल्लाह को पता है ना, तो हम इसको एक करते हैं, इसको यूं कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। एक लोन पेयर नाइट्रोजन का दिखा दिया, 3 लोन पेयर दिखा दिया अराउंड S, ये भी सही है। 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए कार्बन नाइट्रोजन में और 2 दिखा दिए कार्बन सल्फर, बिल्कुल सही है। ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिखा दें। ये सल्फर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरा सर बच्चा, इसका एंगल क्या होगा? क्या चीज? इसका एंगल क्या होगा? एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 180 होगा नहीं, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। ठीक है, चले, साइनाइड का जितना भी होता है वो 180 डिग्री होता है। बेटा ये 2 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, मेरी क्लास है ना, मैं इन दोनों को कंबाइन करके ना, इसकी रिकॉर्डिंग भी कंबाइन करके दूंगा आपको। ठीक है मेरा बच्चा? ओके सर। मुझे कॉलेज में फेयरवेल में भी जाना है, कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम पे खत्म करना होगा। ठीक है बेटा? चलो मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। चलिए इसका क्वेश्चन पार्ट 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपके पास एक हैलोजन अल्केन है
हेलोजन अल्केन है, इसके अंदर Br है, हेलोजन अल्केन है। अब ये कह रहा है कि इसका जो ना ये कायरल कार्बन है, तो आप देखिए इसके कार्बन का चार अलग अलग सब्स्टिट्यूट लगे हैं। एक लगा है ये H, एक लगा हुआ है ये Br, एक लगा H3 और ये लगा हुआ एक पूरा ग्रुप। इस पूरे ग्रुप के हम कह सकते हैं कि C6H13 है ये। तो चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब आपने क्या करना है, मिरर आपको पहले से गिवन है, ये मिरर गिवन है। ये क्या चीज़ है, मिरर है। आपने क्या करना है, एक लाइन बनानी है, एक वेज बनाना है, एक डैश बनाना है और एक लाइन बनाना है। नॉर्मली चार बॉन्ड में ये चार चीज़ें होती हैं। तो एक लाइन, एक लाइन, एक वेज, दो लाइन, एक वेज और एक डैश। अब आप देखें इसके अंदर आपके पास चार सब्स्टिट्यूएंट है, CH3, Br, H और ये C6H13। रेंडमली कहीं भी किसी को लगा दें, इधर CH3 लगाया, इधर Br हाइड्रोजन, C6H13 रेंडमली लगा दिया। इधर Br लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, यानी ये यहीं रहेगा, ये लेफ्ट पे तो राइट पे बन जाएगा, ये राइट पे ये लेफ्ट में बन जाएगा, ये यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा। आपको पहले से घर में प्रैक्टिस करके जानी है इन दो डायग्राम की, ठीक है। यानी एक लेफ्ट पे ये बनेगा, राइट पे ये बनेगा। अब आपने जो भी सब्स्टिट्यूट लगाए हैं ना यहाँ पे, इसको आप क्लॉकवाइज पढ़ें और लिखें एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये CH3 है, आपने CH3 लिखा, फिर आपने क्लॉकवाइज पढ़ा, क्लॉकवाइज में H है, आपने एंटी क्लॉकवाइज में H लिखा, फिर क्लॉकवाइज में C6H13 है, आपने एंटी क्लॉकवाइज में C6H13 लिख दिया। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। इनेंशियोमर का मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर की क्या डेफिनेशन है कि ये इनेंशियोमर है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉट सुपर पॉसिबल। ये नॉट सुपर पॉसिबल है, एक दूसरे से इम्पोज नहीं होते। क्या मतलब है, अगर इसको उठा के आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो देखें CH3 के नीचे तो CH3 है, लेकिन C6H13 के ऊपर Br है और Br के ऊपर C6H13 है। तो ये एक दूसरे पर इम्पोज नहीं हुए। नॉट सुपर इम्पॉसिबल या नॉट सुपर पॉसिबल, एक ही बात है। ये आपको 2 मार्क्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि आपके पास जो ये हैलोजन अल्केन है, इसका SN1 मैकेनिज्म शो करें। इसका SN1 मैकेनिज्म शो करना है। आपने करना क्या है, इसी कंपाउंड को जो आपको गिवन है ऐसे लिखा। अब SN1 तो 2 स्टेप होता है ना, अब 2 स्टेप इस हिसाब से होता है कि भाई, अच्छा अब नॉर्मली देखें यहाँ सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। तो इसने का SN1 मैकेनिज्म दिखाना है, तो आपने क्या करना है, SN1 का मैकेनिज्म लिखना है। तो SN1 में क्या होता है भाई, पहले लीविंग ग्रुप निकल जाता है ना, सबस्ट्रेट का लीविंग ग्रुप निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, आप इसके अंदर डालते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं तो वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अलग कर देता है, और अलग करने की से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाता है। तो SN1 की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रहता है। तो ब्रोमीन निकल गया, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप हो गया और कार्बोकैटायन बन गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब सेकेंड स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड OH
अल्कीन में OH का काम होता है, PCl5 OH से रिएक्ट करता है तो HCl होता है, चाहे वो PCl3 हो चाहे वो PCl5 हो, ये दोनों HCl देते हैं, HCl। तो वाइट मिस्टी फ्यूम आ जाएंगे Cl के, वाइट मिस्टी फ्यूम, ठीक है। का एक Cl OH को हटा के लग जाएगा, ठीक है। OH निकलेगा ना, तो उस जगह क्या आएगा, उसकी जगह Cl जाएगा, क्लोरीनेटिंग एजेंट है PCl5 का। तो और HCl इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी अच्छा यहाँ लिखी नो रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास चले बेटे दोबारा स्टार्ट करते हैं, नेट का बड़ा मसला है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ लिखा था वाइट मिस्टी फ्यूम, अब आपने इसमें डाला है सिल्वर नाइट्रेट। अब जैसे सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgBr के क्रीम पीपीटी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्रीम पीपीटी, क्रीम पीपीटी किसके बन जाएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड के, AgBr के। अच्छा जी, अब अगर आप अल्कोहल में डालेंगे तो इसमें तो कोई हैलोजन नहीं है, तो नो रिएक्शन। ये आपका पूरा आपने कर लिया। अब आप देखें, ये कह रहा है आपसे, आपका हैलोजन अल्कीन है, उसको D में डाल के हीट किया है, 3 अल्कीन बने। तो भाई अल्कीन का जो बनना है ना, उसका नाम पूछ रहा है। अल्कीन का एक ही तरीका होता है बेटा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी आप किसी भी हैलोजन अल्केन में से HBr को एलिमिनेट करते हैं तो फिर अल्कीन बन जाता है, ठीक है, अल्कीन बन जाता है, दिस इज एलिमिनेशन। अब आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई डी एंड द कंडीशन यूज्ड। अच्छा जी, डी आपने हैलोजन अल्कीन में क्या करें कि वो बन जाए, तो याद रखिएगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस डालते हैं तो अल्कोहल बनता है, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल में डालते हैं तो आपके पास क्या होता है, अल्कीन बनता है। तो NaOH इन इथेनॉल, NaOH इन इथेनॉल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें बताने sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा जी, याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजिंग का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और sp3 का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो भाई इस E में तो मुझे कोई भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, तो मैंने लिख दिया 0। अच्छा, अब आप देखें, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये sp2 है, ये sp2 है,
तो बेटा 2 sp2 नजर आ रहे हैं, ये sp3 है 1, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको नजर आ रहे हैं, 6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं आपको? 6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो ये 6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपने यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर of an unbranched hydrocarbon that causes its molecules to show stereoisomer. Explain how this feature leads to stereoisomer. तो भाई आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि स्टीरियोआइसोमर अल्कीन में कैसा होगा। तो भाई पहली कंडीशन तो ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए ना। तो पहली चीज है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। नंबर 2 पे लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। नंबर 2 पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। नंबर 2 पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 पे आपने लिखना होगा स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या मतलब है? 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, 2 different groups, 2 different substituents on each side of double bonded carbon atoms on each side of double bond containing carbon atom। ये आपने लिख दिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे कि कंपाउंड W हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, it contains only one functional group। Table 5.1 show the 2 peaks with the greatest mass over charge value in the mass spectrum of W। Calculate the relative abundance X of the peak at mass over charge ratio 75 using the information from the table 5.1। अच्छा जी, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम से निकाल दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम से निकाल दिया गया था, फिर भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास ये है C4H10O। पहले देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला बना के देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है। कैलकुलेट रिलेटिव अबंडेंस एक्स ऑफ पीक एट मास ओवर चार्ज 75। इसकी रिलेटिव अबंडेंस बनानी है, ठीक है। अगर इसकी 50 है तो डेफिनेटली इसकी भी 50 होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर आपसे कह रहा है कि ऊपर वाले की 50 है तो नीचे वाले की कितनी होगी? इसकी भी 50 होगी, क्योंकि अगर 50 टोटल 100 होती है, ठीक है। अगर टोटल 100 है तो इसकी कितनी होगी? इसकी 50 होगी। टोटल 50 है तो इसकी 50 होगी। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है कि जो ऊपर दी हुई है उससे निकालो। तो अगर हम नॉर्मली करना चाहते हैं, हम ऐसे करते हैं 74 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 75 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 50 प्लस एक्स।
अब इसका MR निकालें, C4H10O प्लस 10 प्लस 16, 48 प्लस 10 प्लस 16, ये भी 74 आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि 74 तो खुद मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर ये मॉलिक्यूलर मास की आ रही है तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसकी अबेंडेंस? या तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन के फॉर्मूले से, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ कार्बन का। तो नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या है? 100/1.1 मल्टीप्लाई बाय m+1 पीक डिवाइडेड बाय m+ पीक। तो हमें नंबर ऑफ कार्बन पता है 4 है, 100/1.1 m+1 निकालनी है, इसकी 50 गिवन है। तो 50 ये मिटा देंगे, इस तरह से तो नहीं होगा। तो 100x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 50। अब कैलकुलेटर निकालेंगे, कहाँ है कैलकुलेटर? ये आ गया कैलकुलेटर। 4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 50, यह आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा बच्चा 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.20 आ रहा है मेरे पास। 2.20 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, 2.20। अब जैसे ही आया वैसे ही लिख दिया हमने। एक बार फॉर्मूला कंफर्म कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन मेरा बच्चा, इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल सही लगाया मैंने, 100/1.1 m+1 ऊपर आएगा, नीचे m आएगा। बिल्कुल हमने सही किया है। 4 कार्बन रख के 100/1.1 रखा और m+1 पिक निकालनी है और रेडिव अबेंडेंस, और बिल्कुल सही किया, 2.20 इसकी रेडिव अबेंडेंस है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं मास स्पेक्ट्रम ऑफ W ऑल्सो शोज पीक एट मास 29 और 59। आपने 25 और 59 की पीक निकालनी है, ठीक है। तो CH3 लिखेंगे, CH3 की पीक आ जाएगी 15 की, और CH2 की पीक आ जाएगी 14 की। तो बेटा ये आ जाती है CH3 CH2 की पीक। अब अगली निकालेंगे 59 की। अब 59 में देखिए एक ऑक्सीजन भी है, तो CH3 CH2 ये 29 हो गए। 29 में फिर 14 डालेंगे तो ये हो जाएगा 43। 43 में क्या करें, ऑक्सीजन डाल दें, ऑक्सीजन, ये आ जाएगा 59। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2O पॉजिटिव। ये आ गया आपके पास एक फ्रैगमेंट। अब आपको IR दे रहा है और आपसे कह रहा है बताइए A में कौन सा बॉन्ड होगा और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द बॉन्ड कौन सा होगा फंक्शनल ग्रुप। आइए A की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन A ये लिखा हुआ। तो बेटा ये तो OH की पीक है, ठीक है, लेकिन कौन सा OH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH या अल्कोहल वाला? तो ये देखिए, ये 32 से 3600 है,
तो ये 32 के आसपास ही आ रही है। तो इसको कहना चाहिए अच्छा कि अल्को हाइड्रोक्सी की पीक है 3000 के बाद ही है। जी हाँ, 3000 के बाद ही है। तो ये आ जाएगी 3200 पे OH की पीक। OH बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द बॉन्ड इज हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल। अब बी में आ जाइए। अब बी में देखें आपके पास ये तकरीबन 1700 पे आ रही है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की आती है। ये देखें 1700 पे आ रही है, ये सब आ रही है 1700 पे। तो अब ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ कहा है इसने। ये W का स्पेक्ट्रा है। अच्छा, अब इसको ऑक्सीडाइज किया, डेफिनेटली एल्डिहाइड या कीटोन बना होगा। ठीक है, ऊपर वाला तो अल्कोहल आपने निकाल लिया ना, ये अल्कोहल है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे अंटिल देयर इज नो फर्दर रिएक्शन। इसमें कोई डिस्टिलेशन नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो OH की पीक आती ना। तो इसका मतलब ये हुआ ये एल्डिहाइड बना है या कीटोन बना है। अगर एल्डिहाइड तो बन नहीं सकता क्योंकि वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, डेफिनेटली कीटोन होगा क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो यहाँ लिखा आपने कीटोन और यहाँ लिखा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब सेकंड पार्ट करते हैं, यूज द इंफॉर्मेशन इन A and B1 टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ X इन द बॉक्स इन फिगर 5.3। W का स्ट्रक्चर तो आपने ये कह दिया कि ये अल्कोहल है। A पार्ट आपने कर दिया था ये फ्रेगमेंटेशन से। इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, इसका मतलब है ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि टोटल 4 कार्बन है ना। तो CH3 CH2, इसका O ये लगा हुआ OH, ये आ गया CH3। इसकी जब आपने ऑक्सीडेशन की तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटोन। अब अगला है Y इज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ W। Y जो है वो W का आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। बोथ W and Y प्रोड्यूस कलरलेस बबल्स व्हेन सोडियम इज एडेड। इसका मतलब है डेफिनेटली अल्कोहल है। Y डज नॉट रिएक्ट व्हेन हीटेड विद एसिडिफाइड। इसका मतलब है 3rd डिग्री अल्कोहल है। Y डज नॉट रिएक्ट व्हेन वार्म विद आयोडीन, यानी आयोडोफॉर्म का टेस्ट भी नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली ये 3rd डिग्री तो वैसे भी नहीं देता। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन Y, तो लिखेंगे 3rd डिग्री अल्कोहल। अब उसके बाद कह रहे हैं कंप्लीट द इक्वेशन, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ W और Y विद सोडियम। रेडॉक्स रिएक्शन होगा ये। तो C4 देखिए ऐसे होता था 1 2 3 4। ठीक है जी, ये W है। W क्या था? 2nd डिग्री अल्कोहल ये था। यहाँ CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है। तो डेफिनेटली जब आपने इसको रिएक्ट किया होगा तो इसका OH हटा होगा और OH की जगह Na लग जाता है। यहाँ Na लग गया। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन एक कम हुआ है, एक हाइड्रोजन कम हुआ है और हाइड्रोजन गैस बन गई है, आधी हाइड्रोजन। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? C4H9ONA, ये आ गया, प्लस हाफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब आपने Y का स्ट्रक्चर बनाना है, तो Y तो 3rd डिग्री अल्कोहल है, तो ये तो मैंने आपको ये वाला करा है और ये वाला किया है।
यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स। सोडियम 0 से +1 हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और हाइड्रोजन यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, ये रिड्यूस हो रहा है। वाई का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 4 कार्बन हो। डेफिनेटली फर्स्ट डिग्री अल्कोहल ही हो सकता है, थर्ड डिग्री अल्कोहल ही हो सकता है। चलो बेटा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।